हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्साइड्स की बात की थी और बात करते करते 1 घंटे का वीडियो बन गया था। वाह 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 वाह। पर ऑक्साइड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा अपन ने पढ़ लिया था। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन लगाओ। 12th बोर्ड के हिसाब से तो मैंने आप लोगों को, जिसको बोलना चाहिए, बहुत सारा पढ़ा दिया। जेई नीट के हिसाब से आप लोगों को परफेक्ट चीज पढ़ाई है। बस पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, मस्त मच्चानी लाइफ जियो। चलो आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन 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 O3। तो गाइस, अगर अपन पढ़े ओजोन तो आप ओजोन को क्या बोलोगे? तो सबसे पहले गाइस, ओजोन के बारे में ध्यान रखो दैट इट इज एन एलोट्रॉप। ये क्या है? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। भाई, जो ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है वो एक तो O2 बनाता है, वी नो। एक हमारे पास में O2 होता है और एक हमारे पास में O3 होता है। आप देखिए, दोनों ही सब्सटेंसेस, दोनों ही कंपाउंड्स ऑक्सीजन से बने हैं, प्योरली ऑक्सीजन से बने हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एक अलग टाइप की गैस है और ओजोन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात करें तो हमारे आसपास चारों तरफ ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे आसपास चारों तरफ ओजोन नहीं है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में, यानी हम लोग कहां पर कंसीडर किए जाते हैं? सी लेवल के आसपास। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखेंगे दैट ओजोन इज अनस्टेबल। ओजोन इज बेसिकली अनस्टेबल एट सी लेवल। सी लेवल का मतलब समुद्र के आसपास नहीं, मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारा जो लैंड वाला जो पोर्शन है वो समुद्र से क्लोज कंसीडर किया जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करोगे, हाइट पर जाना चालू करोगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब आप सी लेवल से दूर जा रहे हो। अगर आप अर्थ पर, लैंड पर हो, दैट मीन्स यू आर क्लोजर टू सी लेवल। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते चलोगे, जैसे जब आप प्लेन में बैठे हो, जब आप एरोप्लेन में बैठे हो, तब आप सी लेवल से दूर हो। तो ओजोन एक ऐसी गैस है जो सी लेवल पर अनस्टेबल है। कारण यहां का प्रेशर, यहां पर प्रेशर 1 atm है, लेकिन जब आप हाइट्स पर जाते हो तो प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दूसरी खास बात, हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एक प्रॉपर डबल बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह की प्रॉपर शेयरिंग हो जाती है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ओजोन की, तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ये रेजोनेंस कर रहा होता है, वी ऑल नो। अब यहां पर जब आप ओजोन के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप यहां पर खुद फील करते हो कि पहली बात तो 3 ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकते, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, और ये एक प्रकार का पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना है। कैसे बना होगा हम लोग क्लास 11th में वैसे तो सीख कर आए हैं, पर मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इस तरीके से यहां पर शेयरिंग हुई होगी, यहां पर भी इस तरीके से शेयरिंग हुई होगी। ये देखिए, तो यहां पर अब आप कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट को कि अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके इलेक्ट्रॉन, और ये शेयरिंग करके स्टेबल हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसी ऑक्सीजन के, इसने अपना ये जो लोन पेयर था ये इस ऑक्सीजन को डोनेट किया ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के जुड़ने में फर्क है। प्लस क्या हो रहा है, इनका बॉन्ड एंगल छोटा है, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कुल मिलाकर ओजोन एक ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। कुल मिलाकर आप लोग इतना डिटेल में मत जाओ, बस आप ये ध्यान रखो कि ओजोन एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर आप सी लेवल के करीब आ जाते हो तो पक्का ओजोन टूट के क्या बना लेगा? ऑक्सीजन बना लेगा। पक्का ओजोन काय में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन एट 20 किलोमीटर्स अबव, यानी अगर आप यहां से 20 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो एट 20 किलोमीटर्स अबव वी ऑब्जर्व
लेयर, अ वेरी थिक लेयर, छोटी मोटी भी नहीं है, का पतली हल्की पतली नहीं, बहुत मोटी लेयर है. वी ऑब्जर्व अ थिक लेयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्टिंग अर्थ from harmful ultraviolet rays which are very harmful coming from sun. जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उससे यह हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. इनफैक्ट एक बात मैं आपको बता दूं, ये ओजोन लेयर सिर्फ तभी बनेगी जब ये ओजोन लेयर होगी. देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है. जब अर्थ से यानी जब सी लेवल से ऑक्सीजन ऊपर जाती है, मैं कहां की बात कर रहा हूं, बहुत हाइट पर, काफी हाइट की बात कर रहा हूं मैं, एट वेरी हाइट्स. मतलब आप मान के चलो हम लोग यहीं पर है, 20 किलोमीटर्स अबव है हम लोग. जो ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, वी ऑल नो इट इज वेरी स्टेबल. तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक और रेडिएशन क्रिएट करने वाली होती है कि ये ऑक्सीजन को तोड़ देती है. और जब ऑक्सीजन टूटेगा तो इस तरीके से अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा. आप ये बात समझ रहे हो. वाई फ्री रेडिकल? देखो सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, बाकी ये इसके लोन पेयर, ये इसके लोन पेयर. अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ऑक्सीजन अलग हो गया और ये ऑक्सीजन अलग हो गया, जिसमें ये और ये तो लोन पेयर थे, ये और ये तो लोन पेयर थे, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं थे. ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे थे? अनपेयर्ड थे. तो आपको ये और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, विच मेक्स देम हाईली अनस्टेबल. जो इस को क्या बना देते हैं? हाईली अनस्टेबल. तो अब ये किस फॉर्म में हो गया? फ्री रेडिकल फॉर्म में. फ्री रेडिकल फॉर्म आर कंसिडर्ड एज हाईली अनस्टेबल. अब क्या होगा? ये फ्री रेडिकल एनवायरनमेंट में घूम रहे, जब दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस फ्री रेडिकल के सामने आएगा, ये फ्री रेडिकल तुरंत इस पर अटैक करके इसके साथ क्या बना लेगा? ओजोन. क्या बात समझ में आ रही है? और ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहां पर हो रही है? ये हाइट पर हो रही है. दैट मीन्स आपके अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से एक दिन नहीं, रोज, डेली ये प्रोसेस हो रही है. रोज आपका ऑक्सीजन टूटता है अल्ट्रावायलेट की वजह से, रोज ओजोन बनता है. एंड सिमिलरली ये ओजोन जब अल्ट्रावायलेट के कांटेक्ट में आता है तो ये भी टूटता है ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल में. मतलब रोज ओजोन टूटता है, रोज ओजोन बनता है. इसी वजह से आप सोचो कि हमारी अर्थ कई करोड़ों साल पुरानी है, और जब इस अर्थ पर एटमॉस्फेयर बना उसके पीछे एक मेजर रोल ग्रेविटी का था. ग्रेविटी की वजह से ये ओजोन लेयर जो 20 किलोमीटर ऊपर है, इसने अर्थ को घेर रखा है. अगर आपके अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो ये ओजोन भी बिखर के फिका जाएगी, दूर चली जाएगी. क्यों? क्योंकि अभी ग्रेविटी ने इसको पकड़ रखा है. तो ओजोन ग्रेविटी की वजह से अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है. और ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये करोड़ों साल पुरानी बात है. जब इस अर्थ पर डायनासोर वगैरह थे तब भी ओजोन थी. तो आप देखो कि ये ओजोन इतने दिनों से बनी हुई है. अगर ओजोन सिर्फ वन टाइम बन के खत्म हो जाती तो क्या होता? रोज अल्ट्रावायलेट रेज आती और ओजोन को तोड़ देती. तो कई मतलब चलो हजार साल के बाद ओजोन पूरी तरीके से खत्म हो जाती और अर्थ तक अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती. विच मीन्स ये चीज वन टाइम नहीं हुई है, ये चीज रोज होती है, टूटती बनती, इसलिए वो कंसिस्टेंटली बनी हुई है. जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी है. लेकिन अब क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे. आपने क्या करा? आपने इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया. पहले सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन को तोड़ती थी तो बनाती थी, यानी जितनी चीज टूट रही है उतनी बन रही है. लेकिन अब आपने क्या करा? आपने हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी कई डेंजरस गैसेस एनवायरनमेंट में छोड़ना चालू कर दी, जिसने इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया. तो पहले अगर 1000 मॉलिक्यूल ओजोन के बनते थे तो 100 टूटते थे. समझना, 1000 बने तो 100 टूटे. बैलेंस्ड है, हमारी ओजोन पक्की है, प्रोमिनेंट है. लेकिन अब क्या हो गया? 1000 बन रही है तो 800 टूट रही है. अब टूटने का रेशो बढ़ गया. तो अब धीरे धीरे ओजोन लेयर पतली होती जा रही है. और अगर यही प्रोसेस चलता रहा
तो आने वाले कई हजार सालों बाद ओजोन अगर खत्म हो गई तो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएगी और फिर ह्यूमन को बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये कुछ बेसिक बात थी ओजोन की, इतना जरा नोट कर लो। फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसका प्रिपरेशन, जो कि हम लोग लेबोरेटरी लेवल पर कर सकते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो 20 किलोमीटर ऊपर हो रहा है, लेकिन हम कैसे ओजोन बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। हैव अ लुक। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। किसी को ये फ्री रेडिकल में प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? फ्री रेडिकल मतलब एटॉमिक फॉर्म में। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रह सकता, O2 के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल को तोड़ के दो एटम बना दोगे तो दोनों एटम के पास में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन हो गई। क्योंकि हम लोग सब इतना तो पढ़ के आए हैं कि एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, ताकि उसका नोबल गैस जैसा ऑक्टेट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। लेकिन आपने स्टेबल चीज को तोड़ दिया तो ये अनस्टेबल होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए ये जिस ऑक्सीजन के सामने आएगा उससे रिएक्ट करके O3 बना लेगा। इस बात का ध्यान रखना। इनफैक्ट ऑक्सीजन ही नहीं, अगर इन्वायरमेंट में और भी कोई गैस है जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये उनके साथ भी रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी और गैसेस भी बना लेता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये होगा, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी है इसलिए सफिशिएंट ओजोन बन जाता है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं रब करने वाला हूं। नाउ गाइस, ये बात हो गई नेचुरल कि कैसे हमारे अर्थ को ओजोन प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब इस पर ओजोन हमला करेगा तो ये मर जाएगा। जैसे वो होता है ना पिक्चरों में दिखाते हैं, हीरोइन पे गोली चलती तो हीरो आ जाता और गोली खा लेता है, ऐसा ही ओजोन करता है। अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ओजोन अपनी छाती पे वार ले लेता है, खुद मर जाता है और अर्थ को बचा लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये गोली उसको वापस से ओजोन बना भी देती है। तो अच्छी बात है। अपने बाप का क्या जा रहा है? वो अपना क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका और लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं, दैट हाउ ओजोन कैन बी प्रिपेयर्ड। या प्रिपरेशन लिख देते, प्रिपेयर्ड क्या होता है भाई? क्या बोल रहे हो बे? प्रिपेरेशन। नाउ गाइस, एक बात समझो, मैं पहले ओजोन की रिएक्शन लिखता हूं। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, इसलिए ओजोन बनाने के लिए आप ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेंगे। आप ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करेंगे और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। लेयर का नहीं, सॉरी, ओजोन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब ऑक्सीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओजोन। लेकिन मैं आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में ले जाना चाहूंगा और इस रिएक्शन की इंथैल्पी लिखवाना चाहूंगा, दैट इज 142 किलो जूल्स पर मोल। नाउ इस इंथैल्पी को सर यहां पर आपने क्यों लिखाया? आज तक तो आपने कभी नहीं लिखाया, तो जरा इसकी इंथैल्पी पर गौर फरमाइए जनाब। इसकी इंथैल्पी प्लस 142 किलो जूल पर मोल है। दिस प्लस साइन का मतलब क्या होता है? वी हैव टू गिव एनर्जी टू फॉर्म ओजोन। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो एनर्जी छोड़ता है। भाई मॉलिक्यूल बनना इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। जब कभी भी एक नया मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबिलिटी अचीव करेगा। मॉलिक्यूल बनता क्यों है? आप सोचो ना, इस दुनिया में मॉलिक्यूल बना क्यों? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो अगर मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्टेबिलिटी बढ़ी तो एनर्जी घटी। अब एनर्जी घटने का मतलब क्या है? जैसे अभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, तो मेरी एनर्जी घटेगी कैसे? जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा मतलब मेरी एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा, मेरी एनर्जी रिलीज करूंगा। तो यहां पर क्या होता है, अभी मॉलिक्यूल जब बना उस समय उसको क्या मिली? स्टेबिलिटी। और जब स्टेबिलिटी मिली तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होगी, जो ज्यादा एनर्जी उसके पास होगी, ये सारी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज कर देगा। तो आसपास इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज होगी, मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, दैट इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस
in almost every cases after the formation of molecule, that after the formation of molecule, जैसे ये एक नया molecule बना, ओजोन से एक नया molecule बना, that after the formation of molecule it gains stability, and therefore energy is decreased, which means energy decrease होने का मतलब क्या होता है, which means all extra energy is released, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है सब रिलीज हो गई। और ऐसी कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, ऐसी कंडीशन को आप लोग बोलते हो एक्सोथर्मिक कंडीशन। एनर्जी छोड़ी गई, और जब कभी भी एनर्जी छोड़ी जाती है डेल्टा एच हमेशा कैसा पाया जाता है, नेगेटिव। लेकिन यहां पर ओजोन के केस में जब आपने इसको प्रिपेयर करा आपको डेल्टा एच पॉजिटिव मिला। डेल्टा एच नेगेटिव होता तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव है मतलब ये कैसी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। दैट मींस इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब मॉलिक्यूल बनकर तुम पर एहसान करेगा। ये बोलेगा मैं बना अब मेरे को एनर्जी भी दे, नहीं देगा एनर्जी तो ये चला मैं गाना गाएगा, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, ऐसा समझ रहे हो। एनर्जी दोगे तो ओजोन रहेगा, नहीं दोगे ऑक्सीजन बन जाएगा, समझता है। और भाव देख रहे हो, उसके बाद भी इस प्रोसेस में तुमको सिर्फ 10% ही यील्ड मिलेगी, तुमको सिर्फ 10% ही यील्ड मिलेगी। मतलब तुम अगर यहां पर 100 लीटर ऑक्सीजन लेकर आओगे तो तुमको 100 लीटर में से सिर्फ 10 लीटर ही ओजोन मिलेगी, 90 लीटर ऑक्सीजन वापस से बन जाएगी। मतलब यील्ड भी कम है। इतने नखरे हैं इसके, समझ रहे हो, बहुत नखरे के बाद आपको यहां पर ओजोन मिलेगी। तो इसकी प्रोसेस को अब मैं आपको समझाता हूं कैसे बनेगी। पहली बात, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज अ टिपिकल प्रोसेस, इट इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस। हमें यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है ब्रॉडगी, ब्रॉडगीज ओजोनाइजर। You use a method or an instrument which is called as Brodgi ozonizer. Brodgi ozonizer के अंदर क्या होता है, आप पूरी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिकल प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हो। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। और क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी टिपिकल है, यील्ड कम है, दैट मीन्स आपको यहां पर हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करना पड़ेगा। आपको यहां पर हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करने के लिए आपको यहां पर हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज की बैटरी लगेगी। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, ऑक्सीजन इज पास्ड अंडर हाई वोल्टेज टू कन्वर्ट इट इनटू ओजोन। भाई ऑक्सीजन को जब तक तुम हाई वोल्टेज दोगे नहीं, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तोड़ना कोई आसान थोड़ी है। और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद फिर ओजोन बनता है, तो आपको हाई वोल्टेज के अंदर पास करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी लेने के बाद ओजोन बना है, इट इज वेरी अनस्टेबल। अब अगर मान लो इस हाई वोल्टेज को देते वक्त अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो कि बढ़ना फिक्स है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं हाई वोल्टेज विच मींस हाई टेम्परेचर। तो अगर तुमने हाई वोल्टेज दिया तो हाई टेम्परेचर भी हो जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर हुआ रिएक्शन भाग जाएगी पीछे। जो ओजोन बना है वो हाई टेम्परेचर की वजह से फिर ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू हैव टू गिव साइलेंट
इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज शुड बी गिवन। वैसे कहीं पूछा नहीं जाता, पर भाई जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होता है, आप लोगों को साइलेंट, अरे यार सैलिएंट वो पढ़ा के, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। नाउ व्हाट इज साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज? साइलेंट मतलब शांत, वोल्टेज तो मेंटेन होगा, वोल्टेज तो हाई मिल जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, टेम्परेचर बढ़ने से रुक जाएगा। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, मतलब ओजोन टूटकर ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। तो आपका यहां पर काम आसानी से हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देना पड़ेगा ब्रॉडगी ओजोनाइजर के अंदर, ताकि आप हाई वोल्टेज भी अचीव कर लो और टेम्परेचर लो रखो। तो यहां पर अपन ब्रैकेट में लिख लेते टू कीप टेम्परेचर लो, टू कीप टेम्परेचर लो, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, और ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली तो फिर रिएक्शन वापस से पीछे जाने लगेगी, इसलिए तुमको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, वोल्टेज भी देना है, पर टेम्परेचर कम रखना है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर आपको ओजोन की यील्ड बढ़ानी है, तो हम लोग सब जानते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ओजोन की यील्ड बढ़ाने के लिए जो ब्रॉडगी ओजोनाइजर है, इसके अंदर ओजोनाइजर बैटरीज नाम का, यानी जो बैटरी होती है जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर बैटरीज। क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर बैटरीज। तो वो ओजोनाइजर बैटरी आप बढ़ा दो, इस ब्रॉडगी ओजोनाइजर में ओजोनाइजर बैटरी की क्वांटिटी बढ़ा दो। ज्यादा क्वांटिटी होगी तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो ज्यादा आपको ओजोन मिलेगी। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, टू इंक्रीज यील्ड of ozone, more ozonizer batteries are added। बस ठीक है, इतना पढ़ना बहुत है, इतनी चीज हमारे लिए काफी है, इतना पढ़ लिया बहुत है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर इसको रब करके हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ओजोन, ओजोन, वाह वाह। चलिए, अगर किसी का मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में, तो अपने बाबू सोना से पूछ लो कि उसने थाना थाया कि नहीं। मेरे बाबू ने थाना थाया। तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अरे मेरे बाबू तूने थाना थाया? थाना नहीं थाया, वो शादी की पत्रिकाओं में तुम्हारे लिए फिर लिखा जाता है। शादी की पत्रिकाओं नीचे लिखा था ना, वो इनविटेशन कार्ड में, मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, तुम फिर वही हो। चलो, तो बाबू सोना से बात कर ली, पेट भर गया, थाना था लिया, आगे बढ़े, पढ़ाई पर फोकस करें। चलो, तो प्रिपरेशन के बाद स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन। अब हम ये चीज शुरू करेंगे जो तुमको नहीं मिलेगी। अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे पापा मम्मी तुमको उनकी प्रॉपर्टीज में से बेदखल कर देंगे, अगर होगी तो। जैसे मेरे पास है ही नहीं। मेरी प्रॉपर्टी तुम लोग हो। सर कातिल। चलो आगे बढ़े, गुड। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, तो प्रॉपर्टी में मैं सबसे पहला पॉइंट बेवकूफों टाइप बात ना डिस्कस करते हुए सीधे मुद्दे की बात डिस्कस करूंगा। मुद्दे की बात, आपको एक क्वेश्चन आएगा दैट ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। सीधे इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं मैं, जो आपको मार्क्स दिलाएगी जेई नीट बोर्ड सब जगह, कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों होती है at room temperature, in fact not even at high temperature, at normally room temperature ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों होती है। मतलब अगर आप सिंपल रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ओजोन बना भी रहे हो, तो यहां पर ऑक्सीजन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस।
या ऑक्सीजन फॉर्मेशन इज फेवरेबल, यानी अगर तुमने मार कूट के लात घूसे मार के ओजोन बना भी दिया तो ओजोन अनस्टेबल होगा और वापस से टूट कर क्या बना लेगा, ऑक्सीजन। ओजोन विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ओजोन बिना किसी परेशानी के। अब गाइस यहां पर वर्ड आया थर्मोडायनेमिक, और तुम लोगों को मैं थर्मोडायनेमिक्स का 1/3 हिस्सा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा चुका हूं। क्या सीखा था वहां पर? अगर नहीं याद हो, मुझे मालूम है, मुझे मेरे प्यारे छोटे मोटे बच्चों पे पूरा भरोसा है कि तुम्हें नहीं याद होगा। याद है? याद है तो सोचो क्या, नहीं है तो सुनो, मेरे को मालूम है, मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि ओजोन से ऑक्सीजन से ओजोन बने तो इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? शुड बी नेगेटिव। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव वी कैन से दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसी है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन फेवरेबल है। ओजोन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन फेवरेबल है। यह प्रोसेस कब होगी? जब आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, यहां पर अपन लिखते हैं ऑक्सीजन, यहां पर अपन लिखते हैं ओजोन। ठीक है, चलिए दोनों के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, क्योंकि दोनों गैसेस हैं प्यारे बच्चों, दोनों गैसेस हैं, तो दोनों का जो डेल्टा एस होगा वो नो डाउट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों का जो डेल्टा एस होगा यानी स्पॉन्टेनिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस मिक्स हो जाना, कोई रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना, स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, पॉजिटिव होना, मतलब तुमने अगर एक बॉक्स के अंदर दो गैसेस रख दी तो वो अपने आप मिल जाएगी, तो वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाना। इसलिए दोनों की अपन एंट्रोपी जो है डेल्टा एस वो क्या लिखेंगे? नेगेटिव। दोनों का टेम्परेचर अपन बराबर ले लेते हैं, लेट्स से रूम टेम्परेचर 298 केल्विन्स, 298 केल्विन्स, तो यहां पर ये दोनों चीजें तो बराबर है। बस जो बात आएगी वो काहे की आएगी? इंथैल्पी की। काहे की आएगी? इंथैल्पी की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीजन से ओजोन बनना वाली प्रोसेस का जो डेल्टा एच है वो क्या है? 142 किलो जूल्स पर मोल। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्लियर है तो वहां पर एक बात मैंने बहुत जोर देके सिखाई थी, अगर रिएक्शन यहां से यहां आ रही है और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो अगर मैं रिएक्शन उल्टी कर दूं, यानी अब तुम अगर ओजोन से ऑक्सीजन बनाओगे तो क्या इसकी इंथैल्पी में कोई बदलाव आएगा? नहीं, बस साइन का चेंज हो जाएगा। मतलब तुमने क्या करा? रिएक्शन रिवर्स कर दी, मतलब अब तुम ओजोन से ऑक्सीजन बना रहे हो। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और बेटा डेल्टा एच नेगेटिव मतलब प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। और ये प्रोसेस कैसी थी? एंडोथर्मिक। तो यहां पर ओजोन के लिए मैं डेल्टा एच मानूंगा, डेल्टा ई मानूंगा पॉजिटिव, अपन इसको वैसे डेल्टा एच मान रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी में इंथैल्पी को, और इसको मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव। ठीक है। अब अगर डेल्टा एच, अपन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहां वाले केस में तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव है और माइनस टी डेल्टा एस अपन मान लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। डेल्टा एच में मानता हूं प्लस 142 नहीं 140, अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। टेम्परेचर में मानता हूं 300 केल्विन और स्पॉन्टेनिटी में मानता हूं प्लस 10। तो यहां पर फॉर्मूला रखो, प्लस 140 माइनस टेम्परेचर कितना है 300 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 10। तो ये क्या हो गया 140 माइनस 3000, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2860। ये आपकी क्या हो गई? गिब्स फ्री एनर्जी माइनस में। लेकिन अगर अपन बात करें अपने ऑक्सीजन अंकल में, तो ऑक्सीजन अंकल में इट इज माइनस 140। टेम्परेचर में मान लेता हूं 300 केल्विन,
स्पॉन्टेनिटी में मान लेता हूं इसकी भी 10, वैसे तो अलग अलग होगी लेकिन अपन 10 मान लेते, तो यहां पर वैल्यू रखो -140 -3000, तो क्या हो गई वैल्यू -3140। किसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इंथैल्पी क्या है? नेगेटिव, और ओजोन की इंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। तो किसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है? ऑक्सीजन का। तो ऑब्वियस सी बात है इस 300 केल्विन पर, इस रूम टेम्परेचर पर ओजोन बनने के मुकाबले ऑक्सीजन बनना ज्यादा फेवरेबल है। इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, मतलब ओजोन टूटकर ऑक्सीजन बनना ज्यादा अच्छा समझेगा, क्योंकि उस केस में उसकी डेल्टा जी नेगेटिव आ रही है, और डेल्टा जी का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही हो जाएगी, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओजोन वाले केस में बेटा ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, लेकिन आप इतना समझ जाओगे कि ऑक्सीजन के मुकाबले इसका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। तुम टेम्परेचर और स्पॉन्टेनिटी सेम भी रखोगे लेकिन इंथैल्पी में फर्क है, क्योंकि ओजोन बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव। तो कंसेप्ट समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया? पक्की बात है? तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखो वैल्यू रख के जब अपन चीज पढ़ते हैं ना तो मजा आता है, जब हम लोग वैल्यू रख के चीज पढ़ते हैं तो मजा आता है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट ओजोन फॉर्मेशन इज एन endothermic process, means its delta H is positive, hence its delta G becomes less negative as compared to formation of oxygen, because its delta H is negative, because it is an exothermic process, its exothermic process delta H is negative, hence its delta G is highly negative, ठीक है? ये इसका स्टेटमेंट है। प्यारे बच्चों, आपकी कंप्लेन है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो गई, इनऑर्गेनिक है। जब मन ही उल्टा सीधा हो गया है तो राइटिंग का क्या करूं मैं? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। अब एक सवाल आपको और आ सकता है, थर्मोडायनेमिकली इट इज अनस्टेबल, तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाई ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। और दूसरा इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है, दैट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन एट रूम टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लोसिव। अभी आपने सुना ना किसी देश में अमोनियम नाइट्रेट एक इंडस्ट्री में भरा हुआ था और वहां पर सडनली ब्लास्ट हो गया, तो कई किलोमीटर तक वो ब्लास्ट की वेव्स पहुंची, तो वो अमोनियम नाइट्रेट नाम का केमिकल फूटा। समझ रहे हो? कोई वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, वहां पर अमोनियम नाइट्रेट फूट गया। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इट कैन बी सीवियरली एक्सप्लोसिव। तो बात यह है कि क्या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन भी एक्सप्लोसिव हो सकता है? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास में ज्यादा क्वांटिटी में ओजोन है तो वो पूरी जान लगा देगा क्या बनने के लिए? ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का जो है फॉर्मेशन वो फेवरेबल है। और जब ओजोन से ऑक्सीजन बनेगा तो इंथैल्पी क्या है? नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इट कैन कॉज एक्सप्लोजन। तो इसीलिए इट कैन बी एक्सप्लोसिव। तो अगर ये क्वेश्चन आता है या ये होता है दैट व्हाई इट इज एक्सप्लोसिव, तो आप बोलेंगे बिकॉज ये ओजोन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
इसलिए उसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव है। वहीं ऑक्सीजन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, मतलब वो फेवरेबल है। मतलब अगर तुमने ज्यादा क्वांटिटी में ओजोन रखा तो वो अपने आप ही ऑक्सीजन में बदल जाएगा और इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि बम दुड़ुम दुम दुड़ुम दुड़ुम दुम दुम दुड़ुम दुम दुड़ुम दुम। ठीक है, चलिए तो दो प्रॉपर्टी समझने के बाद आपका सारा काम हो गया। यही प्रॉपर्टी पूछती है। अब आपसे कोई कलर, पलर, स्मेल, फिस्मेल कोई नहीं पूछता, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रब कर दूं मैं? हाँ, चलिए तो अब इसको रब करके कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलो, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी दैट जब ओजोन गैस फॉर्म में होगी, ये पेल ब्लू कलर की होगी, ऑक्सीजन, अबे क्या बोल रहा हूं, ओजोन जब लिक्विड फॉर्म में होगी तो डार्क ब्लू कलर की होगी, तुमसे 3 गुना लगान वसूल करेगा। और जब ये सॉलिड फॉर्म में होगी तो कुछ वॉयलेट ब्लैक कलर का ये सॉलिड होगा। अब डिपेंड करता है इसके फिजिकल स्टेट पर। अब ये मत पूछना कि सर ओजोन तो गैस है, लिक्विड कैसे हुई? टेम्परेचर कम करो, प्रेशर बढ़ा दो, लिक्विफाई हो जाएगी। टेम्परेचर और कम दो, प्रेशर और बढ़ा दो, सॉलिडिफाई हो जाएगी। इतना लोचा मत पालो, जो है वो देखो। है कोई दिक्कत? ठीक है सर, इसकी स्मेल कैसी है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैसी? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। जैसे तुम सबका अपना अपना कैरेक्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चमे ऊ की मात्रा है तो कोई थोड़ा कम चमे ऊ की मात्रा है, कोई विनोद है तो कोई पिंकू कुमार है। तुम्हारा सपना अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा अलग कैरेक्टरिस्टिक है। मैं पढ़ाते पढ़ाते अरे मैं जादू बन जाता हूँ, मैं रोहित बन जाता हूँ, मुझे जादू की शक्ति चाहिए माँ। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्टिंग करने लग जाता हूँ। बच्चे मुझे गाली देते हैं, प्यार करते हैं, बोलते हैं सर मिमिक्री करो, कोई बोलते हैं सर मिमिक्री मत करो। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही ओजोन की अपने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसी है, पर हाँ कुछ है, आती है, पर क्या आती है वो नहीं पता। दिल में आता है पर दिमाग में नहीं आता, ऐसा कुछ है। अगर लो कंसंट्रेशन में है तो हार्मलेस। अगर लो कंसंट्रेशन में तुमने ओजोन ले ली तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज हार्मलेस, इज हार्मलेस। कोई दिक्कत ही नहीं है लो कंसंट्रेशन में, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बट at increased concentration, or we can say more than 100 ppm, 100 parts per million, 100 into 10 to the power 6, ये अपन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अगर 100 ppm से ज्यादा हो जाता है तो इट कॉजेज नोजिया। नोजिया मतलब क्या होता है? जब उल्टी आने वाली होती है उसके पहले कितनी घबराहट लगती है, वैसा। और तो अड्डा हेडेक हो जाएगा जी, तो अड्डा सर दुखेगा। ये कुछ उटपटांग हरकतें ओजोन करवाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए तो मेरा वीडियो उठा के देख लो, क्लियर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ बच्चों ठीक है, इतना लिख लिया, आगे बढ़े। शैल वी मूव? ओके देन हम लोग बात करेंगे 6 पॉइंट की। अभी हम लोग को देखकर आए हैं कि ओजोन बड़े इजीली ब्रेक होकर ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। अभी हम लोग ये पॉइंट देखकर आए कि अगर आप ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में रख दो या हल्का सा टेम्परेचर दे दो, बिकॉज ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन फेवरेबल है, सॉरी ओजोन से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन फेवरेबल है। ओजोन से ऑक्सीजन बनना इज क्वाइट इजी। तो जब ये ओजोन टूट के ऑक्सीजन बनाता होगा तो एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता होगा। सर व्हाट इज नेसेंट ऑक्सीजन? वही थोड़ी देर पहले जब अपन लोगों ने पढ़ा था, फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन आपको यहां पर हमेशा मिलेगा। एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन आपको हमेशा मिलेगा और ये प्रोसेस फेवरेबल है। अभी हम लोगों ने पूरा थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर इसको देखकर आए थे, मतलब ये चीज हमेशा फेवरेबल है। तो वी नो दैट इट कैन रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन इजीली। इट इज अ वेरी गुड
या वी कैन से स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी ये प्रॉपर्टी इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ओजोन एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे बिकॉज फ्रॉम ओजोन टू ऑक्सीजन फॉर्मेशन इज फेवरेबल, बिकॉज ओजोन इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंथैल्पी, बिकॉज ऑफ इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओजोन ऑक्सीजन बना लेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन डेफिनेटली कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म में हाईली अनस्टेबल होता है, तो कोई उसे एक्सेप्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपके पास में लेड सल्फाइड है, अगर आपके पास में लेड सल्फाइड है, तो इस लेड सल्फाइड को आप 4 मोल्स ऑफ ओजोन के साथ रिएक्ट कर दो। जब 1 मोल ओजोन 1 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो 4 मोल ओजोन कितना रिलीज करेंगे आप सोच सकते हो, 4 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये 4 नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ने लगेंगे, और अगर ये जुड़ जाएंगे तो ये PbSO4 बना लेगा। इट्स वेरी इजी, समझ गए बात को। तो यहां पर सल्फर पर -2 चार्ज था, लेकिन अब यहां पर सल्फर पर +6 चार्ज आ जाएगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, -2 से +6 हो गया। दैट मीन्स यहां पर सल्फर क्या हो गया, सल्फर यहां पर हो गया ऑक्सीडाइज्ड। और हुआ क्यों, ओजोन की वजह से। तो ओजोन बन गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बाय प्रोडक्ट क्या निकला, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना इजी था यार, इट इज वेरी इजी। समझ गए बात को, इसको नोट करो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये नीचे वाला पॉइंट मैं रब कर देता हूं, थोड़ी सी अपने को जगह मिल जाएगी। एक रिएक्शन और देख लेते हैं। ये रिएक्शन है, अगर आपके पास में 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, जिसपे आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, अगर आप इसको वाटर के साथ और ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हो, तो यहां पर क्या असर होगा, यहां पर सीधा सा असर यह होगा कि आयोडीन, यहां पर आयोडीन गैस बनकर बाहर निकल जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा, मतलब आयोडीन का यहां पर क्लियरली ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब एक्चुअली ये हुआ क्यों, आयोडीन भागा क्यों, क्योंकि यहां पर वाटर जो है, हम लोग सब जानते हैं वाटर HOH बनाता है, और ओजोन एक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जैसे ओजोन ने ऑक्सीजन छोड़ा, ओजोन ऐसा बन गया, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पर अटैक कर दिया और ये बॉन्ड को तोड़ दिया। तो अब एक OH ये बन गया और एक OH ये बन गया। अब आपके पास में 2 OH है, तो ये 2 पोटेशियम 2 OH के साथ मिलकर KOH बना लेते हैं, और ये ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगा। तो पोटेशियम को आयोडीन से ज्यादा अच्छा ऑप्शन OH में मिलता है, इसलिए पोटेशियम OH के पास जाकर जुड़ जाएगा। या मैं कहूं OH आयोडीन से ज्यादा ताकतवर है, तो वो लात मार के आयोडीन को भगा देता है और पोटेशियम से जुड़ जाता है। तो अब आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन बेचारा गैस बन के बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऑक्सीजन। और ये सब हुआ क्यों, इस ओजोन की वजह से। ना ओजोन टूटता तो ना नेसेंट ऑक्सीजन निकलता, ना नेसेंट ऑक्सीजन निकलता, ना वो वाटर के हाइड्रोजन से जुड़ता, ना वाटर के हाइड्रोजन से जुड़ता तो ना 2 नए OH बनते, और ये OH बन गए तो पोटेशियम पर अटैक करके KOH बना लिया, तो आयोडीन को बाहर निकाल दिया। ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, -1 से आने बढ़ गया। माइनस से 0 की ओर जाना बढ़ना ही होता है भाई। तुम्हारे किसी टेस्ट में -1 आए और किसी टेस्ट में 0 आए, तो मम्मी पापा 0 में खुश होंगे, चलो माइनस में तो नहीं लाया, ऑक्सीडेशन हो गया, इजी। ठीक है, कोई दिक्कत। और ओजोन की यही प्रॉपर्टी हमारे लिए, इसके खुद के लिए टॉक्सिक है। स्क्रीनशॉट लिया। यही प्रॉब्लम होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के वक्त, यही प्रॉब्लम होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के वक्त। ये जो हमारे जेट एरोप्लेन्स होते हैं,
जो सुपरसोनिक भी कहलाते हैं, मतलब जेट बोल लो, जेट प्लेन्स बोल लो, इन एरोप्लेन के अंदर जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल के अंदर से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाम की एक गैस निकलती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज अ गैस रिलीज्ड फ्रॉम दीज प्लेन्स। इन प्लेन्स में से ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। भाई जब पेट्रोल जलेगा इनका तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, साथ साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। अब जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एरोप्लेन से निकलेगी तो डेफिनेटली कहां जाएगी? इट रीचेस ओजोन, क्योंकि ये बहुत हाइट पर उड़ते हैं। आपको एक बात बता दूं, जेट एरोप्लेन्स बहुत हाइट पर उड़ते हैं और बहुत हाइट पर होने की वजह से इस गैस का ओजोन तक पहुंचना आसान है, तो इट रीचेस ओजोन इजीली। अब जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन के पास पहुंचती है, ओजोन इसको बोलती है, ओहो तू तो बेचारा गरीब है, एक काम कर, मेरा ऑक्सीजन तू ले ले और तू बन जा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तू भी खुश मैं भी खुश। समझ गए? तो इसकी वजह से तुम्हारी ओजोन का डिप्लीशन हो गया। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड छोड़ी जाएगी, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में ओजोन उसको ऑक्सीडाइज करने में लग जाएगी। उसको थोड़ी मालूम है कि मेरे को अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, वो तो वहां पर है और अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। अब तुम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उसको दे दोगे तो वो उसको ऑक्सीडाइज करने में लग जाएगी। गरीब है बेचारी, उसको थोड़ी मालूम है, भोली है वो तो। समझ रहे हो? तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो फ्रेयॉन्स हम लोग यूज करते हैं, फ्रेयॉन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अल्कोहल, हेलो अल्केन, हेलो अरीन के अंदर फ्रेयॉन्स का एक एग्जांपल आप याद कर लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेशन के लिए, एसी के अंदर टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल करता है, इज ऑल्सो एन ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीटर बोल सकते हैं इसको। ये डिप्लीशन का काम करता है, तो ये भी इसकी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा। ठीक है, चलो एक बात मैं और बता देता हूं, ये केमिकल रिएक्शन नीचे लिखी हुई दिख रही है, इसी को फॉलो करते हैं। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि अगर आप केमिस्ट्री में पता करना चाहो कि यार ओजोन की कितनी क्वांटिटी है, तो उसको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बोलते हैं, जो आप टाइट्रेशन की मदद से कर सकते हो। आपने किया भी होगा टाइट्रेशन, जैसे आप लेबोरेटरी में जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं कि आपको एक सॉल्ट दे दिया और उस सॉल्ट की क्वांटिटी आपको नहीं पता है, तो उस सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी है ये आप पता लगा सकते हो उसका टाइट्रेशन करके। वो पोटेशियम परमैंगनेट नाम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हो, फिर नीचे आप फ्लास्क में कोई भी एक सॉल्यूशन ले लेते हो, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, फिर उसमें आप वो केमिनोफोर गिराते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पिंक कलर आता है। फिर जैसे ही पिंक कलर आता है फिर वो गायब हो जाता है, पिंक आता है फिर गायब हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि वो पिंक कलर गायब नहीं होता, मतलब रिएक्शन खत्म हो गई। फिर आप कुछ कैलकुलेशन करते हो और आपको पता चल जाता है कि वो जो सॉल्ट है वो कितनी क्वांटिटी में, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो यहां पर आप लोग ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हो। तो ओजोन्स, या ऐसा लिखना चाहिए क्वांटिटेटिव, यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड, या आपके पास में ओजोन की कितनी क्वांटिटी है वो पता करने के लिए। सो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन कैन बी डन बाय, कैसे करेंगे मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। आप लोगों को यहां पर एक पोटेशियम आयोडाइड का बोरेट बफर लेना होगा। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता। तो एक पोटेशियम आयोडाइड का आपने बोरेट बफर ले लिया, जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड। जब इस पोटेशियम आयोडाइड को आप रिएक्ट कराओगे, व्हेन इट रिएक्ट्स विद बफर, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ओजोन, यानी ये बफर जिसका पीएच 9.2 है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, आयोडीन गैस को लिबरेट करेगा। आयोडीन गैस आपको यहां पर लिबरेट होती हुई दिख भी रही है। देन दिस आयोडीन गैस इज रिएक्टेड विथ सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट।
सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, जो आपको देगा गिव्स Na2SO4, जो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट क्या देगा, Na2SO4। और ये फाइनली कितना Na2SO4 आपको मिल रहा है वो आपको बताएगा कि आपने कितना ओजोन मिला था, आपको यहां पर कितना ओजोन है। तो ये प्रोसेस आपको मदद करती है पता लगाने में कि ओजोन की कितनी क्वांटिटी थी। बस ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो काफी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन व्हाट कैन यू डू, तो आप बोलोगे दैट ओजोन इज रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड बोरेट बफर, द रिलीज्ड आयोडीन गैस इज टाइट्रेटेड विथ, रिएक्ट की जगह आप यहां पर क्या लिखेंगे, टाइट्रेटेड, टाइट्रेशन किया जाता है, इस टाइट्रेटेड विथ, टाइट्रेशन करोगे आप सोडियम थायोसल्फेट के साथ ताकि वो आपको Na2SO4 प्रोड्यूस करके दे और आप उससे पता कर सको कि कितनी क्वांटिटी में Na2SO4 और बाय प्रोडक्ट बने हैं। जितनी क्वांटिटी में ये बनेगा उतनी क्वांटिटी आपकी ओजोन की हुआ करेगी। वो कैलकुलेशन से निकलता है, हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। बस यूजेस यहां पर आपके स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज आपकी खत्म होती है। फटाफट से हम लोग यहां पर इसके यूजेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसका एकमात्र सबसे बेस्ट यूज है दैट इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा ये और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मदद करता है। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में आपकी मदद करता है। उसके बाद क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है विच कॉजेज ब्लीचिंग, इट कॉजेज ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब कलर को डीकलराइज करना। अगर कोई चीज डार्क कलर में है, कोई काली चीज है, तो उसको कलर कम करके उसको ब्राउन कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के ये ब्लीचिंग करने में काम में आता है, यानी उसके डीकलराइजेशन के अंदर, ये उसके डीकलराइजेशन में आपकी मदद करता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन मैंने आपको पहले बताया बहुत खतरनाक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कवर पे, यानी जो सेल वॉल होती है या जो बॉडी या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है, उससे ये अटैच होकर उसको बर्स्ट कर देता है, फोड़ देता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा जर्मीसाइड भी है। इट इज अ वेरी गुड जर्मीसाइड। ये जर्म्स को किल करने के काम में भी आता है क्योंकि इसके पास में क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो गाइस बस ये इसके यूजेस हैं। यहां पर ओजोन खत्म होता है। हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ना, देन हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। लगभग 3 लेक्चर और लगेंगे। ग्रुप 16 भी आपका खत्म हो जाएगा। ग्रुप 17 और ग्रुप 18 कंपैरेटिवली छोटे हैं तो और कम टाइम में वो खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज इतना नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। सो हैव अ गुड डे मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।